सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यस मिस्टर चंद्र। हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्टहैंड का एक डिप्लोमा किया है? जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ। कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम ही पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी से फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था? अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलती ही क्यों? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई यह तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं योर ऑनर कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं, बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पे पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय
ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है, और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों की नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। हाँ, वहां क्या देखा? वहां देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है। नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं। इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल और। इजाजत है? हाँ, तो नीता, तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? नहीं। योर ऑनर, इस वारदात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है और वो है ये लड़की। इसने भी रमेश गुप्ता को भारती देवी के साथ कोई जबरदस्ती करते नहीं देखा। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रमेश गुप्ता ने एक भी कदम भारती देवी की मर्जी के खिलाफ उठाया हो, लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर 1, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहें डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, यह रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है। सबूत नंबर 2, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा
कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर 3, अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और यह घर में अकेली हो। सबूत नंबर 4, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना। अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है, जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर 5, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन, उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए यह औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए अधनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारतीय नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी ही औरतें औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। I also object to the very presence of such women in our society, Your Honor. कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है, बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। That's all, Your Honor. योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली I object, तो Your क्या वो Honor. चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? I strongly object, Your Honor. Objection sustained. No personal remarks, please. योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर यह अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। I object. I also object to the existence of such animals in society. ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा हैं, एक मां के लिए खतरा हैं, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब,
मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं। जिस्म समझ लेते हैं लोग, औरत को फकत
आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहाँ बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो, घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया? उनके मना करने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना? पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के 2 आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पे पत्थर गिर पड़े तो इसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक। दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो, हम कहीं और जाकर रहेंगे, जहां हमें कोई नहीं जानता हो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो।
सर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो।
डोली हो डोली हो डोली डोली हो डोली जब जब गुजरी तू इस डगर से बिछड़ा कोई हम जोली डोली हो डोली हो डोली डोली हो डोली तू क्या जाने कौन सुहागन
गया। बेटी, ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहाँ रख दिया? जरा तुम ही ढूंढ दो। मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी, तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन हैं, खेलने के दिन हैं। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूं बेटी। वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे। टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनो टाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। बेटी, मैं 2 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं। दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना। और हाँ, इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। दीदी कमाल हो गया। मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। तब तो मेरी चिंता छोड़कर अशोक जी से शादी कर लेना। लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं, तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वो ही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। Congratulations! लगता है आज का दिन बहुत लकी है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। टाइप कर लेती हो? यस सर, 40 वर्ड्स पर मिनट, बिना गलती के। गुड। शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? यस सर। और क्या क्या कर सकती हो? यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे पास नहीं आना। मेरे पास नहीं आना। मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो प्लीज। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे घर जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा। देखो, तुम अपने कपड़े उतारो और एक ब्यूटी क्वीन की तरह यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चल कर दिखा दो। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मैं खूबसूरत बदन देख लूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना। हाँ, कहो दरवाजा खोल दो। खोल दो? तुम वहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल। मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कतई नहीं। उसके बाद मुझे घर जाने दोगे? हाँ? God promise? गॉड प्रॉमिस। देखो, तुम देर ना करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं उठता हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, जाओ।
नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? क्लास जी ठीक है। सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा दो चार और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती, ना। क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो। मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं। जज साहब, उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है। इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्र गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे। और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने के बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप हैं, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए। मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन एक अभागन सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लुटने वाली को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत के कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहां है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया। जब कानूनन नहीं जीत सकी, तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून के छींटों से कानून की आंखें खुल जाती, और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान माँ, बहन, बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है। उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है, जिसकी कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है
न पुलिस होती है और ना कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा? कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाश के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आ भी जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था? जज साहब, उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। यह कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, यह कहानी है। क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर यह सच है कि वो लड़की है तो कहां है? उसका नाम क्या है? काम क्या करती है? सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहां है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। वो लड़की मैं हूँ जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत, कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहां आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंद्रा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया और मैं कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था वो तो खो चुकी, अब तो लाश ही बाकी रह गई है और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक न पहुंचे, वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। पर इसने मेरी बात नहीं मानी। हर एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कटहरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाएं, तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी कि ये मोहब्बत नहीं, बलात्कार है? वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं। इजाजत हो
तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ ही हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए। आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बेइंसाफी का बीज बोया था। वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी, सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूं, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुल्जिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेके जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेके इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं। भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया। ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती। इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है, और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक भारती देवी को यहां कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। भगवान क्या इंसाफ किया है, उसको कहते हैं इंसाफ। और जनाब अली क्या कानून का नुक्ता निकाला, हमारी सजा भी दे दी और भी कर दिया, इसे कहते हैं इंसाफ। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी यह गुनाह किया था। इसलिए कानून की यह कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठा
ठीक तोले, जुर्मों को ठीक कहाँ गया? बेटी, ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहाँ रख दिया? जरा तुम ही ढूंढ दो। मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी, तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन हैं, खेलने के दिन हैं। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूं बेटी, वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे। टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनो टाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। बेटी, मैं 2 दिन के लिए बंबई जा रहा हूँ। दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना। और हाँ, इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। दीदी दीदी कमाल हो गया, मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। तब तो मेरी चिंता छोड़कर अशोक जी से शादी कर लेना। लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं, तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वो ही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। कांग्रेचुलेशंस। लगता है आज का दिन बहुत लकी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। टाइप कर लेती हो? यस सर, 40 वर्ड्स पर मिनट, बिना गलती के। गुड। शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? यस सर। और क्या क्या कर सकती हो? यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो प्लीज, तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मर जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा। देखो, तुम अपने कपड़े उतारो और एक ब्यूटी क्वीन की तरह यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चल कर दिखा दो। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मैं खूबसूरत बदन देख लूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना। हाँ, कहो दरवाजा खोल दो। खोल दो? तुम वहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल। मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कतई नहीं। उसके बाद मुझे घर जाने दोगे? हाँ? God promise? God promise। देखो, अब तुम देर ना करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा।
तो फिर मैं उठता हूँ। अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? जी ठीक है। सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा 2-4 और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती, ना। क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो। मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं? जज साहब, उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है। इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्र गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे। और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने के बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप है, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए। मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन, एक अभागन, सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लुटने वाली को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत के कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहां है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया।
जब कानूनन नहीं जीत सकी तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून की छींटों से कानून की आंखें खुल जाती और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान माँ, बहन, बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है। उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है जिसके कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है, न पुलिस होती है और न कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा? कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाश के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आ भी जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था? जज साहब, उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। यह कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, यह कहानी है, क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर यह सच है कि वो लड़की है तो कहां है? उसका नाम क्या है? काम क्या करती है? सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहां है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत। उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। वो लड़की मैं हूँ जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत, कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहां आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंद्रा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा, पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया और मैं तुमसे कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था
वो तो खो चुकी, अब तो लाश ही बाकी रह गई है और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक न पहुंचे, वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। पर इसने मेरी बात नहीं मानी और एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कटहरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाए तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी कि ये मोहब्बत नहीं, बलात्कार है? वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं। इजाजत हो तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ भी हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए। आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बेइंसाफी का बीज बोया था। वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी, सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूं, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुल्जिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेकर जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेकर इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं। भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया। ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती।
इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक भारती देवी को यहां कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। भगवान क्या इंसाफ किया, इसको कहते हैं इंसाफ। और जनाब अली क्या कानून का नुक्ता निकाला, हमारी सजा भी दे दी और इंसाफ भी कर दिया, इसे कहते हैं इंसाफ। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी यह गुनाह किया था। इसलिए कानून की यह कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, जुर्मों को ठीक तोले, जुर्मों को ठीक तोले। अब जो बिछड़े तो मिले या न मिले क्या मालूम, बल्कि दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। अब जो बिछड़े तो मिले या न मिले क्या मालूम, बल्कि दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। आज की रात के ये 4 पहर साथ चले, आज की रात के ये 4 पहर साथ चले, फिर कभी साथ चले या न चले क्या मालूम। अब जो बिछड़े तो मिले या न मिले क्या मालूम, बल्कि दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। पाके भी पा न सके खेलिए किस्मत का सही, पाके भी पा न सके खेलिए किस्मत का सही, खो के भी खो न सकेंगे ये तुम्हें क्या मालूम। अब जो बिछड़े तो मिले या न मिले क्या मालूम, बल्कि दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। हमने हीरे को भी एक कांच का टुकड़ा समझा, हमने हीरे को भी एक कांच का टुकड़ा समझा। अपनी किस्मत पे रोए या न रोए क्या मालूम। अब जो बिछड़े तो मिले या न मिले क्या
बन के दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। टकरा के आई तेरी सदा इन पहाड़ों से, इन नजारों से तू गले लग जा, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तू आजा, तू आजा, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है। नजर से दूर धरती आसमां भी रोज मिलते हैं, उन्हें जब देखती हूँ तो मेरे अरमां मचलते हैं, मेरे अरमां मचलते हैं, मेरी हर सांस का दीपक तेरी राहों में जलता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है। ये पंछी जा रहे हैं अपने अपने प्यार से मिलने, बता दे तू कहाँ है, मैं भी आऊँ यार से मिलने, मैं आऊँ यार से मिलने, के सागर प्यार का अब तो किनारों से उछलता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तेरे बिन दिल धड़कता है। शराबी जैसे खो जाए कोई मदिरा के प्यालों में, शराबी जैसे खो जाए कोई मदिरा के प्यालों में, मैं हर पल खोया रहता हूँ तेरे रंगीन ख्यालों में, तेरे रंगीन ख्यालों में,
ढलता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है, तेरे बिन दिल धड़कता है, तू आजा दिल तड़पता है। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम,
कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। एक महबूबा एक महबूब था, एक दूसरे में प्यार भी खूब था, उतरी थी हसीना जैसे आसमान से, बोली आजमाने को नौजवान से, माँ का दिल निकाल कर जब तुम लाओगे, मेरा पहला पहला प्यार तब तुम पाओगे। एक महबूबा एक महबूब था, एक दूसरे में प्यार भी खूब था। हुस्न के दीवाने का देखो तो हौसला, चीर के सीना माँ का दिल निकाल कर चला, फिर पड़ा वो रास्ते में ठोकर जो खाई, गिरते ही माँ के दिल से आवाज ये आई, चोट तो नहीं आई तुझको ऐ मेरे लाल, भूल सी जा है तेरी तू रखना अपना ख्याल, जल्दी से दिल लेके मेरा जा तू उसके पास, होने वाली बहू मेरी होगी तन्हा उदास। एक
महबूबा, एक महबूब था, एक दूसरे में प्यार भी खूब था। ला 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 ला। माँ ने अपने खून से जिस पौधे को सींचा, काट दिया उस पौधे ने ही घर का बागीचा। प्यार पे हक है पत्नी का तो माँ भी है हकदार, एक ही दामन में न भरे कोई अपना सारा प्यार। लाडली बीवी की बस बाहों में झूल के, आजकल के बेटे बैठे माँ को भूल के, आजकल के बेटे बैठे माँ को भूल के, माँ को भूल के, माँ को भूल के, माँ को भूल के।
इसके बाद जीऊं चाहे मर जाऊं मैं, चुकाना है मुझे प्यार के कर्ज को, निभाना है मुझे आज मेरे फर्ज को, जिस्म को आज मेरे नीलाम हो जाने दो, आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो, आज मेरे प्यार की